हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार प्रजापति। मैं आपका एकदंत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री की नई सीरीज़ लेकर आए हैं और इसमें हम 11th 12th के चैप्टर वाइज टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले हमें केमिस्ट्री में समझ बनाने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स को सीरियल से करेंगे। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे परमाणु संरचना होती क्या है, परमाणु किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन सा पार्टिकल किस जगह रहता है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला उसका केंद्रीय भाग, जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। पहला जो है वो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर का कुछ खोखला भाग होता है, जिन्हें हम कक्षाओं के नाम से जानते हैं, और इन कक्षाओं के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं और कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जब आपस में जुड़ते हैं, मतलब कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग नहीं होते, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके एक नए पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये दो पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके एक नया पार्टिकल बनेगा, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में अपने आप तो जुड़ नहीं जाएंगे। इनको जोड़ने के लिए एक आकर्षण बल लगता है, जिस आकर्षण बल का नाम नाभिक के नाम से ही रखा गया है, नाभिकीय बल। इस आकर्षण बल का नाम रखा गया है नाभिकीय बल। ठीक है, तो जब नाभिकीय बल लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में जुड़ेंगे, तब जाके एक न्यूक्लियॉन का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो नाभिकीय बल अपने आप तो बनेगा नहीं, तो नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बनाने के लिए नाभिकीय बल लगेगा, और नाभिकीय बल बनाने का काम करता है हमारा पाई मेसॉन। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेसॉन्स पार्टिकल होते हैं, उनमें से भी मेसॉन्स की एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है पाई मेसॉन्स। और पाई मेसॉन्स पार्टिकल नाभिकीय बल को बनाने का काम करते हैं, और नाभिकीय बल के कारण ही न्यूक्लियॉन्स का निर्माण होता है। इसके अलावा नाभिक के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम पाई मेसॉन के भी एंटी पाई मेसॉन बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियॉन्स, पाई मेसॉन, एंटी पाई मेसॉन, न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो। ठीक है, बाद में हमें आगे चल के रिसर्चों में पता चलता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये भी और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स या फर्मियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स या फर्मियॉन्स के नाम से जानते हैं, क्वार्क्स या फर्मियॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब फर्मियॉन्स पे कई सारी रिसर्च चली, तो हमें पता चलता है कि फर्मियॉन्स या जो क्वार्क्स होते हैं, ये भी हमें 6 कैटेगरी में देखने के लिए मिलते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इस तरीके से हमें क्वार्क्स की 6 कैटेगरी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वार्क्स होते हैं वो होता है अप और डाउन। जब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जब 3-3 के पेयर्स में आपस में मिलते हैं, तब जाके एक प्रोटॉन का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वार्क मिला अप
दूसरा भी क्वार्क मिल गया मान लो कि अप, और तीसरा क्वार्क मिला मान लो जी क्या, डाउन। जब ये 3 क्वार्क्स जब आपस में मिलते हैं तब जाके एक नए पार्टिकल का निर्माण होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन का निर्माण क्वार्क्स के मिलने से हुआ है, और जब 3 क्वार्क्स आपस में जुड़ते हैं तब जाके एक प्रोटॉन का निर्माण होता है। और 3 क्वार्क्स में भी अप और डाउन प्रकार के ही क्वार्क्स आपस में जुड़ेंगे। हो सकता है अप क्वार्क जुड़ जाए, हो सकता है डाउन 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 क्वार्क जुड़ जाए, हो सकता है अप डाउन अप जुड़ जाए, हो सकता है अप डाउन जुड़ जाए, या डाउन डाउन अप जुड़ जाए। इस तरीके से टोटल 8 कंडीशन में 3 क्वार्क्स अप और डाउन आपस में जुड़ते हैं और एक प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बाद में अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, जिसमें से 2013 में एक बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च हुई है जिसे हम गॉड पार्टिकल या बोसॉन्स पार्टिकल के नाम से जानते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि जो क्वार्क्स या जो फर्मियॉन्स हैं ये हमारे बोसॉन्स पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स जो है वो बोसॉन्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। बोसॉन्स पार्टिकल हमारे भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और सत्येंद्र नाथ बोस की थ्योरी पर ही ये रिसर्च हुई है, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है बोसॉन्स पार्टिकल। और माना जाता है कि इनकी थ्योरी पे अभी तक 8 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है नाभिक के बारे में सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि नाभिक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियॉन्स का निर्माण करते हैं, और न्यूक्लियॉन्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है नाभिकीय बल की। और नाभिकीय बल बनाने का काम कौन करता है, पाइमेसॉन। और इनके और छोटे पार्टिकल होते हैं एंटी पाइमेसॉन्स। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा ये पार्टिकल्स और न्यूक्लियॉन्स भी होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों भी नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाद में पता चलता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्वार्क्स या फर्मियॉन से मिलकर बने होते हैं, जिनकी ये 6 कैटेगरीज पॉसिबल हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। और जिसमें से भी अप और डाउन ये 2 प्रकार के क्वार्क्स जब 3 कैटेगरी में आपस में मिलते हैं तब जाके प्रोटॉन का निर्माण होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कक्षाओं पर। नाभिक के चारों ओर का ये खोखला भाग होता है जिन्हें हम कक्षाएं कहते हैं। कक्षाओं को ही हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर, या इसका दूसरा नाम होता है मुख्य ऊर्जा स्तर, या इसी का दूसरा नाम होता है मुख्य क्वांटम संख्या। इसी को हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि हम कक्षाओं को n से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी पहली कक्षा है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 होगा। तीसरी वाली कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3, ऐसे ही चौथी वाली में 4, पांचवी वाली में 5, छठवीं में 6, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बाद में हमें पता चलता है कि कक्षाओं के अंदर भी कुछ इस प्रकार से अंडाकार क्षेत्र होते हैं। इन अंडाकार क्षेत्र को ही अपन लोग उपकक्षाओं के नाम से जानते हैं। इन अंडाकार क्षेत्र को ही अपन लोग उपकक्षाओं के नाम से जानते हैं, या इन्हें अपन लोग उपकक्षाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, उपकक्षाओं को ही दूसरी भाषा में बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से प्रदर्शित करते हैं, या उपकक्षाओं को भी अपन लोग L से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमें इन उपकक्षाओं के अंदर भी कुछ अलग अलग प्रकार की आकृतियां मिली हैं। जैसे उन आकृतियों में पहली आकृति है गोल, दूसरी होती है डंबल शेप, तीसरी होती है डबल डंबल शेप, और चौथी जो आकृति होती है वो एकदम फूल जैसी एकदम जटिल आकृति होती है। ठीक है, उपकक्षाएं भी हमें इन 4 आकृतियों में मिली हैं, और इन चारों आकृतियों को समझने के लिए इनके कुछ पर्टिकुलर नाम रखे गए हैं। ऐसे हम बोलते हैं S, ऐसे बोलते हैं P, ऐसे बोलते हैं D, ऐसे बोलते हैं F। मतलब S की जो आकृति होगी वो गोल होगी, P की डंबल होगी, D की डबल डंबल होगी, और F की फूल जैसी एकदम
जटिल आकृति होगी। यानी कि उपकक्षाएं हमारी 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उपकक्षाओं के अंदर भी कुछ त्रिविम क्षेत्र होते हैं, 3D क्षेत्र होते हैं। उन 3D क्षेत्रों को कहा जाता है कक्षक। कक्षकों की आकृति हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और कक्षकों के अंदर ही हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जबकि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब हमने बात कर दी कि कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी और छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम लेप्टॉन्स के नाम से जानते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन्स से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने बताया कि उपकक्षाओं में कक्षक होते हैं, लेकिन किस उपकक्षा में कितने कितने कक्षक होते हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। एस जो है, एस की आकृति काफ़ी छोटी होती है, इसमें सिर्फ एक कक्षक होता है। पी में 3 कक्षक होते हैं। डी में 5 कक्षक होते हैं। कक्षकों की संख्या हमेशा 2-2 से बढ़ेगी। और एफ में 7 कक्षक होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं तो एस में सिर्फ एक ही कक्षक है, तो अधिकतम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। जब एक में 2, 2 में 4 और 3 में 6 होंगे। डी में होंगे अधिकतम 10 और एफ में होंगे अधिकतम 14। मतलब कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता और अधिकतम 2। पी में अधिकतम 6 आ सकते हैं, मतलब 6 से कम तो हो सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। डी में 10 होंगे और एफ में 14 होंगे, ठीक है। पहली कक्षा में सिर्फ एक ही उपकक्षा होती है जिसका नाम है एस। दूसरे वाले में होती है एसपी, इसमें होती है एसपीडी, इसमें होती है एसपीडीएफ। ऐसी 5वीं आएगी तो उसमें भी एसपीडीएफ। इस तरीके से उपकक्षाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि परमाणु संरचना सभी को समझ में आया होगा। और ऐसे ही नए नए लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।